Hello guys, welcome to lecture 13 of CPP series. Today we are going to cover time complexity and space complexity. Time and space complexity. तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आई? बेसिकली राइटिंग द कोड इज़ नॉट इनफ, हमें उसको एफिशिएंट और ऑप्टिमल भी बनाना होता है. तो देयर कम्स अ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कि हम अपने कोड को कैसे इम्प्रूव करें. मतलब जो हमने नॉर्मल कोड लिखा है वो तो ठीक है, अभी तक हम खाली नॉर्मल कोड लिख के आ रहे हैं जिससे हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आता रहे. हमें उससे मतलब नहीं है कि हमने कैसे लिखा, क्या हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या इससे और ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं. हमने बस जो हमारे दिमाग में ब्रूट फोर्स अप्रोच आई सबसे फर्स्ट हमने उससे कर दिया. बट ये भी मैटर करती है कि वो कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कितनी है और स्पेस वो कितना एग्जैक्टली मेमोरी में कितना ऑक्यूपाई कर रहा है. ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली होती क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करती है कि एक एल्गोरिदम कितना टाइम ले रही है जैसे जैसे हमारा इनपुट का साइज वो इंक्रीज हो रहा है. तो इट मेजर्स हाउ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम increases as the input size increases. तो हमारे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई कि हमारा जो हमने कोड लिखा है वो कितना टाइम ले रहा है. अब टाइम इज़ नॉट इन सेकेंड्स कि कितने सेकेंड्स में वो रन कर रहा है, क्योंकि वो तो एक्चुअली में हार्डवेयर पे डिपेंड करता है ना. अब ऐसा हो सकता है कि हमने कोई कोड लिखा, वो एक मशीन में तो 2 सेकेंड ले रहा है, दूसरी मशीन में वो 3 सेकेंड ले रहा है और कुछ में वो बहुत ही मिली सेकेंड्स में चल जा रहा है. तो वो तो मशीन टू मशीन डिफ़र करेगा. बट अगर हमने एक सा ही कोड लिखा है तीनों मशीन में और उसको रन किया है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही होगी. ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें ना हमारे बेसिकली 3 केसेस होते हैं. फर्स्ट होता है एक बिग ओ नोटेशन. अब बिग ओ नोटेशन क्या होती है? ये हमारी वर्स्ट केस मेज़र करती है कि हमारा वर्स्ट केस क्या है. वर्स्ट केस में हमारी जो एल्गोरिदम हमने लिखी है वो कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगी. अभी मैं आपको बताऊंगी एग्जांपल के थ्रू. फिर आती है हमारी बिग ओमेगा. अब बिग ओमेगा क्या होती है? इसका नोटेशन होता है ये ओमेगा वाला, ये हमारा बेस्ट केस होता है. ठीक है, एक सेकेंड, बेस्ट केस. फिर होती है हमारी थीटा, बिग थीटा, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं. और ये होता है हमारा एवरेज, कि एवरेज कितना टाइम लेगा. अब कुछ हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, तो मैं आपको वो बताती हूँ पहले कि क्या क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं. ठीक है, तो हमारी कुछ कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है. मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को TC से लिख रही हूँ. ठीक है, तो हमारी सबसे पहली क्या है? O(1) जो कि कांस्टेंट होती है. ठीक है, फिर आती है हमारी O(log(n) जो लॉगरिथमिक टाइम ले रही है हमारी एल्गोरिदम. फिर आता है हमारा O(n). O(n) इज़ लीनियर. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा O(n log n) दैट इज़ लीनियरिथमिक. फिर आता है हमारा O(n²) दैट इज़ क्वाड्रेटिक. फिर O(n³ दैट इज़ क्यूबिक. एंड देन कम्स O(2n) दैट इज़ एक्सपोनेंशियल. तो ये हमारा बेस्ट टू वर्स्ट वाला चार्ट है. ये वाली हमारी कांस्टेंट वाली जो है वो बेस्ट है, और नीचे आते 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 ये वाली हमारी जो है वो वर्स्ट है. ठीक है, तो हमने ये बेस्ट टू वर्स्ट लिखा है. तो हमारी बेस्ट है कि हम कांस्टेंट टाइम ले रहे हैं, हमने कुछ भी, हमारा ना ही लीनियर टाइम लगा, कुछ भी नहीं लगा, बस एक वो कांस्टेंट टाइम में एग्जीक्यूट हो गया हमारा कोड. तो अब हम ये कैलकुलेट करते कैसे हैं? तो जो भी हमारे कांस्टेंट्स होते हैं हम उनको इग्नोर कर देते हैं. तो फर्स्ट है हमारा कि हम इग्नोर कर देते हैं हमारे कांस्टेंट्स को. अब इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो मैंने एक फॉर लूप चलाया फॉर आई, जो मैंने 0 से n तक चलाया. ठीक है, तो ये कितनी टाइम रन करेगा? जो भी हमारी n की वैल्यू होगी ये उस तक रन करेगा, मतलब n-1 तक रन करेगा.
लेट से अगर मैंने n की वैल्यू 5 दिया तो ये क्या चलेगा, 0 के लिए 1 2 3 और 4, तो ये हमारा 5 बार चलेगा, है ना, n टाइम्स रन करेगा। तो इसके लिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ n। अब O ऑफ n क्यों, क्योंकि जो भी हमारा इनपुट साइज होगा n, ये उस तक रन करेगा, तो इसलिए हमने O ऑफ n लिखा। अब इग्नोर कॉन्स्टेंट्स का क्या मतलब है, मान लो एक लूप है मेरा जो 0 से 2n तक रन कर रहा है, ठीक है, तो इसकी भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैसे हम क्या लिखेंगे, मान लो मैंने इसमें n दिया 3, तो ये 3 इंटू 2 6, तो यानी कि 0 1 2 3 4 एंड 5, 0 से 5 तक रन करेगा, यानी कि टोटल 6 टाइम्स रन करेगा। क्यों, क्योंकि 2n है, 2 इंटू 3 6। बट अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे O ऑफ 2n, क्यों एग्जैक्टली में तो ये ट्वाइस ऑफ n तक चल रहा है ना, तो हम O ऑफ 2n लिखेंगे। बट जैसे मैंने बोला कि हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, तो इस केस में हमारा जो 2 है वो कॉन्स्टेंट है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इस वाले कोड की भी O ऑफ n हो जाएगी, ठीक है। अब कांस्टेंट किसकी होती है, मतलब कि हमारी बिल्कुल कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो मैंने O ऑफ 1 बताई वो किसकी होती है, मान लो कि मैंने कोई इफ़ एल्स कंडीशन लिखी है, या फिर किसी उसमें कोई भी फॉर लूप नहीं चल रहा, कि हमने नॉर्मली मैंने कोई सी आउट स्टेटमेंट लिख दी, तो वो हमारा कांस्टेंट उसमें आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ में, ठीक है। अब सेकंड है वी इग्नोर स्मॉलर टर्म्स। तो जो भी हमारी स्मॉलर टर्म्स होंगी, लेट से कि मैंने 2 फॉर लूप चलाए हैं, अब इसमें क्या होता है, अगर हमने 2 कॉन्जिक्यूटिव फॉर लूप चलाए हैं तो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऐड होंगी। पहले हम ये समझते हैं, अगर लेट से मैंने 2 कॉन्जिक्यूटिव फॉर लूप चलाए हैं, एक तो ये चला दिया 0 से n तक आई वाला, और फिर मैंने नेस्टेड चलाने की जगह, जैसे ये ख़त्म हो गया हमारा, फिर मैंने एक और अलग से फॉर लूप चला दिया 0 से n तक ये लेट से, और ये अपना अलग काम कर रहा है, तो ये 2 डिफरेंट फॉर लूप्स हैं। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है और इस वाले की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे O ऑफ n प्लस O ऑफ n, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी O ऑफ n, ठीक है। अगर कॉन्जिक्यूटिव होते हैं तो ऐड होती है, वाइल अगर नेस्टेड होते हैं तो मल्टीप्लाई होती है। जैसे हमारे जो पैटर्न वाला केस था, जो पैटर्न वाला था जिसमें हमने फॉर लूप चलाया था आई वाला 0 से n तक, और फिर हमने उसके अंदर एक चलाया था j वाला, लेट से इसको भी अभी हम 0 से n तक ही चला रहे हैं, तो इस वाले केस में हमारी i की हर वैल्यू के लिए j वाला लूप रन कर रहा है। तो लेट से i की वैल्यू जब 0 है तो तब भी j हमारा 0 से n चल रहा है ना, i की वैल्यू 1 के लिए भी हमारा 0 से n चल रहा है, तो हमारी i की हर वैल्यू के लिए j वाला लूप हर पूरा रन कर रहा है, तो ये हमारा O ऑफ n इंटू n होगा, दैट इज़ O ऑफ n स्क्वायर। तो ये वाली हमारी क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। वाइल अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव हैं तो वो हमारी लीनियर होगी, क्योंकि हम उनको ऐड करेंगे, वो अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है। तो अब 2 इग्नोर स्मॉलर टर्म्स का क्या मतलब है, जैसे मान लो ये हो गई O ऑफ n स्क्वायर, फिर हमने कोई एक अलग से फॉर लूप लिखा है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी, ठीक है। तो अगर इन दोनों को एडिशन कर रहे हैं हम, तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी आएगी, O ऑफ n स्क्वायर आएगी। क्यों, क्योंकि ये वाली हमारी डोमिनेटिंग टर्म है और ये वाली इससे छोटी है, तो ये वाली हम इग्नोर कर देंगे, खाली O ऑफ n स्क्वायर होगी, ठीक है। तो ये था इग्नोर स्मॉलर टर्म्स का मतलब। अब मैंने कॉन्जिक्यूटिव और नेस्टेड लूप्स वाला बता दिया, अब हम वो समझते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये वर्स्ट केस है, बेस्ट केस है, या फिर हमारा एवरेज केस है। जैसे इफ़ यू रिमेंबर हमने लीनियर सर्च किया था, है ना, लीनियर सर्च किया था। मान लो मेरा एरे है 10 20 30 40 एंड 50, ठीक है। तो इस वाले एरे में मान लो मुझे यूज़र ने की दी है सर्च करने के लिए 10 दिया, ठीक है। तो 10 क्या होगी, हमें फर्स्ट ही नंबर पे मिल जाएगी, तो ये तो हमारा बेस्ट केस हो गया कि हमें सबसे पहले ही नंबर पे हमारे जो की थी यूज़र ने बोली थी सर्च करने के लिए वो मिल गई। तो हमारा अगर फर्स्ट ही टर्म पे मिल गई तो ये हमारा हो गया बेस्ट केस, ठीक है। अगर मान लो यूज़र ने की दे दी 10 की जगह 50 दे दी, तो इस वाले एरे में 50 लास्ट पे एग्जिस्ट करती है, मतलब हमें सारी कीज़ कंपेयर करानी पड़ेंगी, है ना। अगर आपको याद हो तो हमने क्या करा था, हमने जैसी की मिल गई थी हमने ब्रेक करा दिया था,
तो इसमें क्या होगा, खाली हमारा फॉर लूप एक ही बार चला और वो बाहर आ गया, क्योंकि उसको पहले ही नंबर पे हमारी फर्स्ट इंडेक्स मतलब 0th इंडेक्स पे की मिल गई। अब मान लो यूज़र ने कोई ऐसी की दे दी जो हमारे लास्ट वाले इंडेक्स पे बैठी हुई है, तो उस केस में क्या होगा, तो लास्ट उसको सारे एलिमेंट्स चेक करने पड़ेंगे। पहले वो 10 को चेक करेगा 50 से इक्वल्स टू करके, फिर वो 20 को करेगा, 30 को करेगा, सबको करेगा, फिर उसको लास्ट वाले एलिमेंट पे मिलेगा जाके 50 हमारा। तो ये हमारा होगा वर्स्ट केस कि हमारा पूरा लूप चल रहा है n तक चल रहा है, ठीक है। अब एवरेज केस क्या होगा, एवरेज वाला होगा, मान लो यूज़र ने दे दिया 30, जो कि इस केस में है, की वैल्यू दे दी 30, जो कि इस केस में मिडल में बैठी हुई है, ठीक है। तो मिडल में बैठी हुई है तो उसको खाली हाफ ही एरे सर्च करना पड़ा, उसको पूरा करने की नीड ही नहीं हुई। तो ये हमारा एवरेज केस था। तो हम एवरेज केस को तो थीटा से डिनोट करते हैं, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया। हम ये वर्स्ट वाले केस को करते हैं बिग ओ नोटेशन से, दैट इज़ बिग ओ, ये ओ ऑफ एन जैसे। हम अपने बेस्ट वाले केस को करते हैं ओमेगा से, ओमेगा इज़ दिस। तो ये तीनों थे हमारे, तो ये थी हमारी टाइम स्पेस और वो कॉम्प्लेक्सिटीज़। अब आप क्या करना, हमारे जो लास्ट 2-3 वीडियोस में हमने एरे वाले क्वेश्चंस किए हैं या लूप वाले भी जो क्वेश्चंस किए हैं, नेस्टेड लूप्स, पैटर्न प्रिंटिंग वाले, उसमें आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखना। तो जहाँ पे भी नेस्टेड लूप आ रहा होगा तो आप देखना, जैसे अगर हमने 2 लूप चलाए हैं, मान लो मैंने तो जो आई लूप चलाया है वो 0 से n तक चलाया है, ठीक है। अब मैंने जो जे लूप चलाया है वो मैंने यूज़र से दूसरा, जो हमने रेक्टेंगल वाला पैटर्न प्रिंट किया था, अगर उसमें आपको याद है तो हमने रो और कॉलम 2 इनपुट लिए थे। फिर जो हमारा बाहर वाला था वो तो हमारा रो के लिए चल रहा था और अंदर वाला कॉलम के लिए चल रहा था। तो इसमें हमारे 2 अलग अलग वेरिएबल्स थे। तो अब इसमें रो की हर वैल्यू के लिए हमारा जो कॉलम वाला लूप है वो पूरा एग्जीक्यूट कर रहा होगा, है ना। तो हम नॉर्मली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ एन स्क्वायर, बट हम वेरिएबल्स को देख के लिखेंगे। अब इसमें वेरिएबल हमारे दोनों लूप में सेम नहीं है, अलग अलग है। जैसे इसमें रो है और दूसरा वाला कॉलम है, तो इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ रो इंटू कॉलम, ठीक है। अगर रो की जगह हम n और कॉलम की जगह m लेते तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती ओ ऑफ n इंटू एम। ओ ऑफ एन स्क्वायर हम तब लिखेंगे जब हमारा रो के लिए भी हमने n ही ले लिया, मान लो, मतलब रो के लेने जैसे स्क्वायर वाले में था कि हमारा रो भी सेम होंगे और कॉलम्स भी सेम होंगे, तो हमारी उसमें दोनों के लिए n वैल्यू होगी, तो n इंटू एन, तो हमने इसको ओ ऑफ एन स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। बट अगर अलग अलग वेरिएबल्स होंगे तो हम ऐसे लिखेंगे। ऐसे सिमिलरली अगर कॉन्जिक्यूटिव फॉर लूप्स भी हैं हमारे, और उसमें कॉन्जिक्यूटिव वाले में हमारा एक तो चल रहा है n टाइम्स, ठीक है, और दूसरा चल रहा है हमारा अलग से m टाइम्स, तो हमारा क्या आंसर आएगा, o ऑफ n प्लस o ऑफ m, ठीक है। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी o ऑफ n प्लस m, ठीक है। क्योंकि 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो हम उसको एक ही करके नहीं लिख सकते। अगर 2 सेम वेरिएबल्स के लिए ही चल रहा होता, जैसे n के लिए दूसरा भी n के लिए चल रहा है, तो हम क्या लिखते, 2 o ऑफ n, तो 2 हमारा कांस्टेंट है, इसको हटा देते तो लास्ट में आती o ऑफ n। बट इस केस में हमारे 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, एक n है और एक m है, तो हम क्या करेंगे, o ऑफ n प्लस m, तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो आपको वेरिएबल्स का भी ध्यान रखना है और इनका भी। तो आपने जो हमने लास्ट 2-3 वीडियोस में क्वेश्चंस किए हैं एरे के और पैटर्न प्रिंटिंग के, आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ कैलकुलेट करके देखना कि क्या आ रही है। अब हम देखते हैं हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि कितना मेमोरी हमारे एल्गोरिदम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो मेमोरी यूज्ड बाय एन एल्गोरिदम, अभी मेमोरी है कि एक्स्ट्रा मेमोरी कितनी ले रहा है। जैसे इफ़ यू रिमेंबर, जो हमने रिवर्स वाला किया था, रिवर्स वाला हमने 2 तरीके से किया था। एक तो हमने किया था एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करके कि हमने एक एरे मेंटेन किया था, एरे 1, है ना, और एक हमारा जो ओरिजिनल एरे था वो था हमारा एरे, तो ये तो हमारा ओरिजिनल था, और ये था हमने जिसमें रिवर्स करके स्टोर किया था, ठीक है। और फिर इसको हमने प्रिंट करके दिखाया था। तो इस केस में हमने एक एरे मेंटेन किया है अलग से, और वो हमने किस साइज़ का किया था, जो कि हमारा एरे का साइज़ था उसी साइज़ का बनाया था। तो अगर हमारा एरे का साइज़ n होगा तो एरे तो हमें मिला ही था ऑलरेडी करने के लिए, बट हमने एक अलग से एक एरे 1 बना लिया
तो इसका मतलब है कि हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर लिया जिसमें n वैल्यूज़ स्टोर हो रही होंगी, ठीक है। हमने एक एरे 1 एक्स्ट्रा ले लिया जिसमें n वैल्यूज़ स्टोर हो रही होंगी, तो इस केस में हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n, ठीक है। क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस मेंटेन किया है हमारे आउटपुट को स्टोर कराने के लिए। अब जो भी हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, मतलब मान लो आपने कोई खाली वेरिएबल एक्स्ट्रा लिए हैं, कि हमने जैसे काउंट वाला बनाया था कि हमने काउंट्स स्टोर किए हैं, तो अगर मैंने कोई काउंट वेरिएबल बनाया तो इन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती है। कभी भी वेरिएबल्स वगैरह की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, दैट इज़ O ऑफ 1, ठीक है। तो आप कितने भी वेरिएबल्स मेंटेन कर सकते हो नॉर्मली, इंट फ्लोट किसी भी टाइप के, उन सब की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 होती है। बट हमने अगर कोई एरे या फिर कुछ ऐसा मेंटेन किया है तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। जैसे कि अगर मान लो लीनियर सर्च था, तो लीनियर सर्च में हमने खाली एक की वेरिएबल मेंटेन किया था जो हमने यूज़र से इनपुट लिया था, तो इस केस में हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? O ऑफ 1 होगी। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी और हमने कोई एक्स्ट्रा वैसे मेमोरी नहीं ऑक्यूपाई करी। बट इस केस में हमारी TC कितनी थी? दैट इज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n। हम वर्स्ट केस वाली वो करेंगे क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यूज़र ऐसी वैल्यू दे दे जो लास्ट में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो लीनियर सर्च के केस में ये थी। अब जैसे जो रिवर्स वाला क्वेश्चन था हमारा, रिवर्स, अब जो एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया था हमने, उस केस में हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी हमारी O ऑफ n, क्योंकि हमने एरे मेंटेन किया था। और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? O ऑफ n, दैट इज़ क्योंकि हमने पूरा फर्स्ट से लेके लास्ट तक ट्रैवर्स किया था। और जो हमने विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस किया था, विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस, तो उसमें तो हमें पता ही चल रहा है कि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ किया, तो उसकी तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट ही होगी। हमने नॉर्मल I और J मेंटेन करके रखा था और हमने उसको रन किया था, है ना। तो ये था हमारा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आप ये जो मैंने आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चंस दिए हैं उन्हीं के आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कैलकुलेट करना। तो आपका ये होमवर्क है और कमेंट्स में बताना अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप कोडिंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।